नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, मेरे वीडियो पे बहुत बार बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप कांग्रेस की बात इतनी क्यों करते हैं, कांग्रेस को लेकर आपका क्या ऑब्सेशन है, या कांग्रेस के इतने भक्त क्यों हैं। इस तरह के कमेंट मिलते हैं। देखिए, मैं भक्त तो नहीं हूँ, ये बात तो मैं आज साफ साफ बता दूं किसी को। ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, ना मैं कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन आज के मौजूदा राजनीतिक दौर में, राजनीतिक माहौल में अगर कोई पार्टी है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने उसूलों पर टिकी हुई है और कहीं ना कहीं और पार्टियों से अलग है, तो वो मुझे कांग्रेस नज़र आती है। अब उन लोगों को मैं आज ये वीडियो डेडिकेट करना चाहता हूं जो इस तरह के सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस क्यों अलग है, कांग्रेस में क्या फ़र्क है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में फ़र्क समझना है तो उदाहरण के लिए आज बहुत माकूल वक्त है। आप आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को देखिए। आम आदमी के राघव चड्ढा इस वक्त एक बेहतरीन उदाहरण है ये बताने के लिए कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में क्या फ़र्क है। आप कहेंगे कि राघव चड्ढा कैसे उदाहरण है? राघव चड्ढा तो आम आदमी पार्टी के, लेकिन राघव चड्ढा के साथ जो आम आदमी पार्टी ने किया है, क्या किसी पार्टी को अपने नेता के साथ ऐसे करते आपने देखा है? राघव चड्ढा को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने न सिर्फ राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर से हटाया, बल्कि उनको ह्यूमिलिएट करते हुए जिस तरह से ये जो है वो लिख के दिया है कि आम आदमी पार्टी के कोटे से उन्हें बोलने का वक्त ना दिया जाए, ये एक तरह की ह्यूमिलिएशन है। और ह्यूमिलिएशन उस नेता की जो एक शानदार कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आपके साथ जुड़ा था और आपने खुद उन्हें राज्यसभा भेजा था। उसके बाद आप ऐसा करोगे किसी नेता के साथ तो नेता इसी तरह का जवाब देगा जैसे राघव चड्ढा ने दिया है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं राघव चड्ढा का बखान क्यों कर रहा हूँ, जो मुद्दे पे हैं उस पे आता हूँ। देखिए, मुद्दे पे आता हूँ, मैं आपको आता हूँ। इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि कांग्रेस का जो फ़र्क है दूसरी पार्टी से, वो समझना ज़रूरी है। उसके लिए आपको राघव चड्ढा को क्यों हटाया गया है, राघव चड्ढा के साथ ऐसा क्यों हुआ है, उसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड वो नहीं जो पार्टी बता रही है, असल बैकग्राउंड क्या है वो समझना पड़ेगा। पार्टी ने कहा है, और बड़ा जेन्युइन सा कारण भी लग रहा है, कि भाई ये पंजाब से राज्यसभा के सांसद है, लेकिन ये पंजाब के मुद्दे नहीं उठाते, रील के मुद्दे उठाते हैं, ये कहा है। लेकिन असल हकीकत ये है
कि राघव चड्ढा जो पिछले कुछ दिनों से संसद में बोल रहे थे, वो जो उनकी स्पीच है वो बहुत वायरल हो रही थी। छोटे छोटे पीस कट के उसके बहुत लोग देख रहे थे। मैं जिस वक्त कहाँ हूँ, जहाँ खड़ा हूँ, वो गांव है, बिल्कुल ठेठ हिमाचल का इंटीरियर पहाड़ी गांव है। यहाँ भी लोग मोबाइल पे देखते हैं, तो मुझे कई लोगों ने ये चीज़ कह दिया कि राघव चड्ढा आजकल बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक गरीब आदमी को देश दुनिया में क्या हो रहा है, ईरान और अमेरिका युद्ध में क्या हो रहा है, पेट्रोल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसकी इतनी चिंता नहीं है। उसे ज़्यादा चिंता इस चीज़ की है कि सही में मैं रिचार्ज कराता हूँ, 1 महीने का मिलता मुझे 28 दिन का है, क्यों 2 दिन का क्यों काट दिया जाता है, या मेरा रिचार्ज खत्म हो जाता है तो तुरंत मेरी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों क्यों बंद हो जाती। ये हर कॉमन आदमी के मुद्दे हैं। इसलिए उन्हें राघव चड्ढा अपील कर रहे थे। अब राघव चड्ढा अपील कर रहे थे, राघव चड्ढा वायरल हो रहे थे, लोगों को देखा जा रहा था। तो इसका मतलब क्या हो रहा था? इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के अंदर सबसे पॉपुलर नेता कहीं राघव चड्ढा ना हो जाए, ये डर छोटे साहब को सता गया। छोटे साहब यानी अरविंद केजरीवाल कतई नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी में कोई उनसे ज़्यादा पॉपुलर हो। अब राघव चड्ढा के पास तो शक्ल भी है, अकल भी है, एक एक्ट्रेस बीवी के पति भी हैं, बोलते भी अच्छा हैं, प्लेटफॉर्म भी है बोलने का। अरविंद केजरीवाल के पास आज के ज़माने में कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ना वो विधानसभा के सदस्य हैं, ना संसद के सदस्य हैं, तो बोले क्या। अब राघव चड्ढा जिस तरह से लगातार पॉपुलर होते जा रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को सूट नहीं कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये जो है हमसे कहीं ऊपर ना हो जाए, इसलिए पर कतर दिए गए। अब मैं छोटे साहब क्यों बोला उनको, अरविंद केजरीवाल को छोटे साहब कहने की 2 वजह। एक तो सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी का बेस कहाँ से उठा, कैसे उठा। दूसरा इसलिए कह रहा हूँ कि जो हरकत मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल को जो डर सताया, वो कहाँ नज़र आता है आपको? बड़े साहब के साथ। बड़े साहब के साथ आपको कोई तस्वीर भी शेयर करते हुए नजर आए? अरविंद केजरीवाल छोटे साहब हैं, तो बड़े साहब, चाहे वो राजनाथ हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे बीजेपी अध्यक्ष हो, किसी को इजाज़त नहीं है कि उनकी किसी फोटो की फ्रेम में कोई आ जाए। रील बनाते हैं असम में जाके, जैसे उदाहरण के तौर पे, तो एसपीजी को भी खंबे के पीछे खड़ा कर देते हैं। एसपीजी के लोगों को भी फ्रेम में आने की इजाज़त नहीं है। और मोदी जी के अलावा बीजेपी में किसी के नारे नहीं लग सकते। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी नारे लगेंगे तो मोदी मोदी के नाम के लगेंगे। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा पॉपुलर बीजेपी में कोई और नेता ना हो। इसीलिए शायद योगी के साथ उनकी बैठती नहीं है, क्योंकि योगी के नारे भी उत्तर प्रदेश में खूब बुलंद होते हैं। तो वहाँ एक वो है कि मैं हूँ तो सब कुछ है, मेरे अलावा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ। और इधर छोटे साहब यानी अरविंद केजरीवाल ने भी यही फार्मूला अपनाया कि अगर पार्टी में कोई है तो मैं हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है। और भी आप देखिए, आप तृणमूल कांग्रेस की बात कीजिए, वहाँ भी ममता बनर्जी से आगे कोई निकलने की कोशिश करता है, तुरंत पर काट लिए जाते हैं। डीएमके में स्टालिन के आगे कोई नहीं जा सकता, आरजेडी में लालू परिवार के आगे कोई नहीं जा सकता, समाजवादी पार्टी में अखिलेश से ज़्यादा आगे कोई जा नहीं सकता। सब जगह ये रूल है। लेकिन कांग्रेस क्यों अलग है इन सब से, और क्यों मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, यहीं पर वो सबसे बड़ा प्रूफ मिलता है कि कांग्रेस में नो डाउट कांग्रेस की जो लाइफ लाइन है वो गांधी नेहरू परिवार है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन गांधी नेहरू परिवार है। हर चीज़ कांग्रेस में घूम फिर के वहीं पे आती है। लेकिन वो डिमांड नहीं करते। फ़र्क ये है, मोदी जी डिमांड करते हैं, अरविंद केजरीवाल डिमांड करते हैं, ममता बनर्जी डिमांड करती है, लेकिन गांधी नेहरू परिवार डिमांड नहीं करता है। वो कांग्रेसियों की खुद की आदत है, कांग्रेसियों की खुद की मजबूरी है कि हर चीज़ को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से जोड़ना ही जोड़ना है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी राजनीति कांग्रेस से जुड़ी है और कांग्रेस की राजनीति इस परिवार से जुड़ी है। इस परिवार को माइनस कर दो तो कांग्रेस की कोई वजूद बचता नहीं है इस देश में, ये सबको मालूम है। इसलिए हर चीज़ को गांधी नेहरू परिवार से जोड़ दिया जाता है और यही चीज़ विपक्ष को, दूसरी पार्टियों को चुभती भी है। लेकिन कभी आपने देखा कि राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने या सोनिया गांधी ने
किसी के पर कतरे हों इस बात को लेकर कि भाई वो उनसे आगे ना निकल जाए, वो यार ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है आजकल। आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जब पुरानी राहुल गांधी की टीम होती थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह सब लोग थे, तो किसी को कोई मनाही नहीं थी। सब लोग कैमरा फ्रेम में एक साथ होते थे, राहुल गांधी के साथ होते थे। अब वो नहीं रहे। आज की डेट में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां राहुल गांधी से ज़्यादा एक और पॉपुलर नेता है जो काफ़ी जगह पे बहुत पॉपुलर हो रहा है, और अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और उस नेता का नाम है सचिन पायलट। सचिन पायलट बहुत पॉपुलर नेता है, पूरे देश में अगर नहीं भी हैं तो बहुत से राज्यों में सचिन पायलट राहुल गांधी से भी ज़्यादा पॉपुलर नेता। आज की डेट में राजस्थान में अगर आप चले जाइए तो राहुल गांधी से ज़्यादा पॉपुलर नेता कांग्रेस के सचिन पायलट है। युवाओं में सचिन पायलट बहुत पॉपुलर है। अभी केरल में प्रचार करके गए सचिन पायलट, पर केरल में बहुत डिमांड है। हर कैंडिडेट चाह रहा था कि सचिन पायलट उनके यहाँ पर प्रचार के लिए आए। अब सचिन पायलट कहाँ पहुँचे? असम में। और असम में पहुँचते ही सचिन पायलट का जो स्वागत हुआ है या सचिन पायलट को जो रिसेप्शन मिली है वो देखने लायक थी। हालांकि सचिन पायलट ना पार्टी अध्यक्ष है ना कुछ है, उसके बावजूद उनकी डिमांड हर चुनाव में इतनी ज़्यादा क्यों होती है? कुछ तो वजह होगी क्यों हर उम्मीदवार चाहता है कि सचिन पायलट उनके यहाँ पर आए। इसीलिए केरल का उनको जिम्मा दिया था, उसके बावजूद वो केरल जहाँ पार्टी मजबूत स्थिति में है उसको छोड़कर असम पहुँच गए। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने नौजवानों को आगे बढ़ाया है, और आज जो उत्साह, जो जोश आप लोगों को देखकर मुझे महसूस हो रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि समय बदलेगा, असम में भी बदलेगा, देश में बदलेगा। मैं केरल से आ रहा हूं और वहां पर पूरी बीजेपी की ताकत लगी हुई है कि कैसे कांग्रेस को रोका जाए, लेकिन केरल के लोगों ने मन बना लिया। आप कितना पैसा लगा लो, कितनी घोषणा कर लो, कितनी साठगांठ कर लो, लेकिन केरल में आपको वादा करता हूं प्रचंड बहुमत से सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। असम का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि सरकार में अब सोचिए, यही सचिन पायलट अगर कहीं बीजेपी में या आम आदमी पार्टी में होते या टीएमसी में होते तो अभी क्या होता? इनके पर कतर दिए गए होते, या तो इनको तमिलनाडु जैसी स्टेट में भेज दिया गया होता प्रचार के लिए, या फिर अपने राजस्थान तक सीमित कर दिया गया होता। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी सचिन पायलट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, सचिन पायलट उम्र में भी शायद राहुल गांधी से 1-2 साल छोटे ही हैं, कुछ साल छोटे हैं। पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, राहुल गांधी से ज़्यादा अच्छे वक्ता हैं, और युवाओं में पकड़ भी सचिन पायलट की बहुत है। वफादारी भी सचिन पायलट में पूरी है, क्योंकि जितने मौके सचिन पायलट को मिले कांग्रेस को दगा देने के, शायद ही किसी और को इतने ऑफर मिले होंगे। उसके बावजूद राहुल गांधी ने एक बार भी ये नहीं दर्शाया कि सचिन पायलट उनके लिए खतरा हो सकते हैं, या सचिन पायलट से उन्हें कोई खतरा है, पर कतरी दिए जाए उनके। सचिन पायलट को आगे करते हैं। इंपॉर्टेंट चुनाव जहां सरकार बनने की संभावना दिखती है, वहां राहुल गांधी सचिन पायलट को भेज देते हैं। प्रियंका गांधी के साथ हिमाचल भेजा, जीते। फिर छत्तीसगढ़ का जिम्मा अभी सचिन पायलट के पास है, और छत्तीसगढ़ मेरे ख्याल से सचिन पायलट वो प्रभारी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष से ज़्यादा मेरे को कई बार एक्टिव दिखते हैं छत्तीसगढ़ में। फिर केरल में चुनाव जीतने की संभावना, सचिन पायलट को भेजा कि कोई कमी ना छूट जाए। अब सचिन पायलट की ज़रूरत असम में महसूस हुई तो सचिन पायलट को असम में बुलाया गया। असम में दिख रहा है कि स्कोप बन रहा है तो सचिन पायलट को वहाँ लगा दिया गया, और इसी तरह सचिन पायलट को कर्नाटक भेजा गया था, तेलंगाना भी सचिन पायलट गए थे। सचिन पायलट, अगर आपको सही में बताऊं, क्योंकि प्रियंका गांधी राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है इसलिए हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, फोकस उन पे रहता है, लेकिन असल हकीकत ये भी है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से कम नहीं तो उनके बराबर सचिन पायलट भी पार्टी में जो प्रचार का काम है वो संभालते हैं, और उनकी डिमांड भी इनसे कम नहीं है। सचिन पायलट की डिमांड बहुत है। आप कभी भी किसी भी राज्य में चुनाव हो, किसी भी राज्य में, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जो कैंडिडेट विश लिस्ट भेजते हैं ना कि मुझे ये स्टार प्रचारक चाहिए, उस विश लिस्ट में हमेशा देखिएगा आप, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अगर कोई नाम होता है तो वो सचिन पायलट का होता है।
चौथे या पांचवें नंबर पे या तीसरे नंबर पे सचिन पायलट का नाम हर बार हर कैंडिडेट की विश लिस्ट में होता है। क्यों होता है? वो इसीलिए कि सचिन पायलट की जो कनेक्शन है पब्लिक के साथ वो बहुत अच्छा बैठता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि गांधी नेहरू परिवार उससे जलन महसूस करे और उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश करे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर यही सचिन पायलट दूसरी पार्टियों में होते, इंक्लूडिंग बीजेपी, तो आज तक कब के साइडलाइन लगा दिए गए होते। जहां पर माला में आने की भी इजाज़त किसी को नहीं है, वहां पर सोचिए क्या सचिन पायलट को इतना फ्री हैंड या इतना एक्सपोजर मिलता जितना कांग्रेस में मिल रहा है। इसलिए मैं कांग्रेस की बात करता हूं, इसलिए मुझे कांग्रेस औरों से डिफरेंट लगती है, इसलिए कांग्रेस मुझे औरों से बेहतर लगती है, उसकी बात ज़्यादा करता हूं। और दूसरी बात, कांग्रेस के पास ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अब आप आईटी सेल के कहने पर कुछ भी लिख दो, आप ट्रोल आर्मी बन जाओ तो अलग बात है, लेकिन आप न्यूट्रल व्यू से देखोगे तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड जो 55, 56, 58 साल सत्ता का है, प्रूवन रिकॉर्ड है कि अगर कांग्रेस ने इतने लंबे वक्त शासन किया है और अगर कांग्रेस कमज़ोर पार्टी होती, भ्रष्ट पार्टी होती, तो क्या भारत आज इस पोजीशन पे पहुंचता? 10 साल की जो ऐश कर रहे हैं, ये 10 साल में जो बहुत बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, वो सब कुछ कांग्रेस का बोया हुआ है। इसलिए प्रूवन रिकॉर्ड है कांग्रेस का, और इसीलिए मुझे उम्मीद भी कांग्रेस से ही कि आने वाले वक्त में भी जब भी कभी ये पार्टी सत्ता में आएगी, ये अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखेगी और जो गलतियां हुई हैं इन 10-12 सालों में, इस 3 टेन्योर में, उससे सीख के कुछ और बेहतर ही करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।